वेलकम बैक एवरीवन। पिछले पार्ट में फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल के स्टेटमेंट, उसकी एक्सप्लेनेशन और वाइब्रोनिक ट्रांजिशंस के बारे में हम लोगों ने देखा था। इस पार्ट में फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल पार्ट 2 में हम अप्रॉक्सीमेट मिरर सिमेट्री और क्वांटम मैकेनिकल फॉर्मूलेशन देखेंगे फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल का। मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट दिग्विजय पीजी ऑटोनमस कॉलेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे अप्रॉक्सीमेट मिरर सिमेट्री। एक कंसेप्ट है अप्रॉक्सीमेट मिरर सिमेट्री जो फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल के साथ कनेक्टेड है। द फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल इज अप्लाइड इक्वली टू अब्जॉर्प्शन एंड टू फ्लोरेसेंस। अब्जॉर्प्शन और फ्लोरेसेंस दोनों के फेनोमेनन में इक्वली लागू होता है फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल। Approximate mirror symmetry results from Frank Condon principle applicability to absorption and fluorescence along with Kasha's rule. तो approximate mirror symmetry कहाँ से आता है? मिरर, ये जो कंसेप्ट है ये इन तीन चीज़ों के थ्रू आता है। जब फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल की एप्लीकेबिलिटी जब हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में और फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में, साथ ही साथ काशा रूल, तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन की वजह से अप्रॉक्सीमेट मिरर सिमेट्री देखने को मिलता है। काशा रूल क्या है? तो काशास रूल कहता है कि इन द इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल्स क्विकली रिलैक्स, यानी मॉलिक्यूल यदि एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में हैं तो तुरंत के तुरंत रिलैक्स होने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि हायर एनर्जी स्टेट में है, अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी चाहिए, तो रिलैक्स होने की कोशिश करेंगे। तो रिलैक्स किस प्रकार से होंगे? इन द इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल्स क्विकली रिलैक्स टू द लोवेस्ट वाइब्रेशनल लेवल ऑफ द लोवेस्ट इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन स्टेट। यानी एक्साइटेशन स्टेट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड यदि किसी में भी हो मॉलिक्यूल, तो वो जो लोवेस्ट एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है उसके लोवेस्ट वाइब्रेशनल लेवल में जो मॉलिक्यूल है वो एनर्जी लूज़ करके आता है। और ये कैसे आता है? बाय द डीके टू द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट वाया फोटो एमिशन। फोटॉन्स के एमिशन के थ्रू मॉलिक्यूल लोवेस्ट इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड एनर्जी लेवल के लोवेस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में आता है। कोई भी मॉलिक्यूल एक्साइटेड है, उसकी एनर्जी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी कम है। स्टेबिलिटी चाहिए, एनर्जी लूज़ करेगा। कैसे लूज़ करेगा? फोटॉन्स के फॉर्म में लूज़ करेगा। तो एनर्जी लूज़ करते करते कहाँ तक पहुँचेगा? लोवेस्ट एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के लोवेस्ट एनर्जी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में। इसे कहते हैं काशास रूल। तो यहाँ पे तीन चीज़ें देखने को मिली: काशा रूल, एप्लीकेशन ऑफ फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल टू एब्जॉर्प्शन एंड फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इन तीनों के कारण हमको देखने को मिलता है अप्रॉक्सीमेट मिरर सिमेट्री। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है ऑरेंज कलर के थ्रू, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक लेवल में और एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में। इस डायग्राम में फ्लोरेसेंस और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को शो किया गया है। जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें ट्रांजिशंस के बेस पे 0 to 1, 0 to 2, 0 to 0, 0 to 3, 0 to 4, 0 to 5, 0 to 6 का फ्लोरेसेंस और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को दिखाया गया है। अब इस स्पेक्ट्रा को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो इक्वल शेप ऑफ द ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट पोटेंशियल वेल्स रिजल्ट्स इनटू सिमेट्री। तो यहाँ जो ग्राउंड स्टेट है और एक्साइटेड स्टेट है उनका जो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में जो पोटेंशियल वेल्स देखने को मिल रहे हैं उनका शेप इक्वल होने की एक वजह से फ्लोरेसेंस और अब्जॉर्प्शन दोनों के केस में सिमेट्री देखने को मिलता है। Dilute gases produce narrow lines in the spectra। तो ये जो नैरो लॉरेंजियन कर्व्स देखने को मिल रहे हैं आपको, ये डाइल्यूट गैसेस के केस में देखने को मिलता है, जबकि सॉलिड और लिक्विड के केसेस में लिक्विड्स एंड सॉलिड्स प्रोड्यूस डार्कर कर्व्स ड्यू टू इनहोमोजेनस ब्रॉडनिंग ऑफ द सेम ट्रांजिशन। तो उन्हीं ट्रांजिशन 0 to 0, 0 to 1, 0 to 2, इन्हीं ट्रांजिशंस के इनहोमोजेनस ब्रॉडनिंग के कारण जो शार्प नैरो लाइंस आपको देखने को मिल रही थी गैसेस में, लिक्विड और सॉलिड के केस में वो डार्कर कर्व्स का फॉर्म ले लेते हैं।
electronic transition, 0 to 0 electronic transitions have the same energy in both absorption and fluorescence. तो इस डायग्राम के सेंटर में आप देखिए 0 to 0 ट्रांजिशन के लिए एक ही पीक दिखाया गया है. क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रा दोनों के केस में 0 to 0 ट्रांजिशन की का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो सेम होता है, इसलिए ये स्पेक्ट्रा ओवरलैप करता है. क्वांटम मैकेनिकल फॉर्मुलेशन. अब क्वांटम मैकेनिकली हम फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले तो इफ़ एन electrical dipole transition takes place from initial vibrational state V of ground electronic energy level epsilon to a vibrational state V dash of excited electronic state epsilon dash. यानी एक ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल एप्सिलॉन से इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल एप्सिलॉन डैश में, और वाइब्रेशनल लेवल्स जो इन्वॉल्व हैं इस ट्रांजिशन में है वो है एप्सिलॉन लेवल का V और एप्सिलॉन डैश एनर्जी लेवल का वाइब्रेशनल स्टेट V डैश. तो जो इक्वेशन देखने को मिलेगा वो है म्यू इज़ इक्वल टू म्यू ई प्लस म्यू एन इज़ इक्वल टू माइनस ई समेशन ऑफ आर आई टू आई प्लस ई समेशन ऑफ जेड जे आर जे टू जे. इक्वेशन नंबर 1. यहाँ पर म्यू जो है वो है मॉलिक्यूलर डाइपोल ऑपरेटर, म्यू ई है इलेक्ट्रॉनिक डाइपोल ऑपरेटर, म्यू एन है न्यूक्लियर डाइपोल ऑपरेटर, माइनस ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस जेड जे ई है चार्ज ऑफ न्यूक्लियर, आर आई लोकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन और आर जे लोकेशन ऑफ द न्यूक्लियर. डाइपोल मोमेंट तो आपको पता होगा कि प्रोडक्ट है किसका, चार्ज का और चार्जेस के बीच के डिस्टेंस का. तो जब यहाँ पर म्यू ई और म्यू एन की वैल्यू लिखी जाएगी तो म्यू ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डाइपोल ऑपरेटर है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज है माइनस ई और डिस्टेंस है आर आई. समेशन इसलिए क्योंकि एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं इन्वॉल्व. और जब ये म्यू एन के लिए न्यूक्लियर डाइपोल ऑपरेटर के लिए आप अप्लाई करते हैं तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस जेड ई, और डिस्टेंस क्या है आर जे. ठीक है, तो अब मॉलिक्यूलर डाइपोल ऑपरेटर दोनों का सम होगा, इलेक्ट्रॉनिक और न्यूक्लियर डाइपोल ऑपरेटर का. नेक्स्ट इक्वेशन है P इज़ इक्वल टू साई डैश म्यू साई इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साई डैश स्टार म्यू साई डी टाउ. यहाँ पे P क्या है, P इज़ द प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड फॉर ट्रांजिशन बिटवीन द अबव मेंशन्ड टू स्टेट्स. जो दो स्टेट्स हमने बोला, एप्सिलॉन के एनर्जी लेवल न्यू से एप्सिलॉन डैश के एनर्जी लेवल न्यू डैश के बीच का जो ट्रांजिशन है, तो इन दो स्टेट्स के बीच में ट्रांजिशन की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, उसको डिनोट किया गया है कैपिटल P के थ्रू. साई यहाँ है ओवरऑल वेव फंक्शन ऑफ इनिशियल स्टेट का वेव फंक्शन साई है, जबकि फाइनल स्टेट का वेव फंक्शन साई डैश है. तो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड क्या देखने को मिलेगा, P इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ psi dash mu psi d tau. Overall wave functions are the product of vibrational, electronic and spin wave function. जो हमने wave function देखा psi, ये wave function इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल और स्पिन वेव फंक्शन का प्रोडक्ट है. तो psi इज इक्वल टू psi e इंटू psi न्यू इक्वल टू psi s. Born-Oppenheimer approximation says that electronic and vibrational wave functions are separable. तो Born-Oppenheimer approximation में कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक और वाइब्रेशनल वेव फंक्शंस होंगे वो एक दूसरे से सेपरेबल होंगे. ये Born-Oppenheimer का ये अप्रोक्सीमेशन फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल का बेसिस है. The probability amplitude can be represented in terms of separate electronic space, spin and vibrational contribution by combining equation 1, 2 and 3. तो ये जो probability amplitude P है
उसको सेपरेट इलेक्ट्रॉनिक, सेपरेट स्पिन और सेपरेट वाइब्रेशनल कंट्रीब्यूशन के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए हमें इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को कंबाइन करके देखना होगा। तो इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करने पे हमें मिलता है इक्वेशन नंबर 4, P इज़ इक्वल टू, पिछला इक्वेशन क्या था, इक्वेशन नंबर 2 क्या था, P इज़ इक्वल टू साई डैश म्यू साई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साई डैश स्टार म्यू साई, ये इक्वेशन था। तो यहाँ पर जो साई है और साई डैश है उसको हम रिप्लेस कर देंगे साई ई, साई वी, साई एस, और साई डैश को किससे रिप्लेस कर देंगे, साई डैश ई, साई डैश वी और साई डैश एस से। और वहाँ म्यू, फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग म्यू किसका सम था, म्यू ई प्लस म्यू एन का। तो ये आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि साई को हमने रिप्लेस कर दिया है किससे, साई ई, साई वी, साई एस से। म्यू को रिप्लेस किया म्यू ई प्लस म्यू एन से, और साई डैश को रिप्लेस किया साई डैश ई, साई डैश वी और साई डैश एस से। तो हमें क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर 4। अब म्यू ई और म्यू एन वाले फैक्टर्स को सेपरेट कर देंगे तो मिलेगा हमें इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साई ई डैश स्टार साई वी डैश स्टार साई वी डैश एस स्टार म्यू ई साई वी साई एस डी टाउ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साई डैश ई स्टार साई डैश वी स्टार साई डैश एस स्टार म्यू एन साई ई साई वी साई एस डी टाउ। अब यहाँ पर हमें 3 फैक्टर्स यहाँ पे हमने इंक्लूड किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल और स्पिन। इन तीनों को सेपरेट कर देंगे तो हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 में इलेक्ट्रॉनिक वाले फैक्टर्स अलग कर दीजिए, वाइब्रेशनल फैक्टर्स को अलग कर दीजिए और स्पिन फैक्टर्स को अलग कर दीजिए। ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी है। तो जो प्लस साइन से पहले वाला जो इंटीग्रल है वो इंटीग्रल 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक और स्पिन। तो वाइब्रेशनल इंटीग्रल को जब सेपरेट करेंगे तो क्या निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साई डैश वी स्टार साई वी डी टाउ एन, इंटीग्रेशन ऑफ साई डैश ई स्टार म्यू ई साई ई डी टाउ ई, इंटीग्रेशन ऑफ साई डैश एस स्टार साई एस डी टाउ एस। और जो प्लस साइन के बाद जो इंटीग्रल है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल और स्पिन पार्ट्स में अलग हो जाएगा इंटीग्रल्स में। तो इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रल क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साई ई डैश स्टार साई ई डी टाउ ई, इंटीग्रेशन ऑफ साई वी डैश स्टार म्यू एन साई वी डी टाउ वी, इंटीग्रेशन ऑफ साई डैश एस स्टार साई एस डी टाउ एस। ये है आपका इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ पर जितने भी इंटीग्रल्स हैं उनका क्या मीनिंग है। ये जो पहला इंटीग्रल है वाइब्रेशनल इंटीग्रल, इंटीग्रेशन ऑफ साई डैश वी स्टार साई वी डी टाउ एन, ये कहलाता है फ्रैंक कॉन्डोन फैक्टर। सेकेंड इंटीग्रल, इंटीग्रेशन ऑफ साई डैश ई स्टार म्यू ई साई ई डी टाउ ई, ये कहलाता है ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल। थर्ड इंटीग्रल कहलाता है, थर्ड इंटीग्रल जो कि है साई डैश एस स्टार साई एस डी टाउ एस, ये कहलाता है स्पिन सिलेक्शन रूल। और प्लस साइन के बाद ये जो इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन ऑफ साई डैश ई स्टार साई ई डी टाउ ई, इसकी वैल्यू होती है 0। अब 0 इसकी वैल्यू क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शंस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स आर ऑर्थोगोनल। यहाँ पे ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन और एक्साइटेड स्टेट के इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन को एक साथ रखा गया, उनका इंटीग्रल लिया गया है और ये दोनों स्टेट्स ऑर्थोगोनल हैं, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। The spin independent part of the initial integral is as follows। जो इंटीग्रल हमें मिला था, प्लस साइन से पहले वाला जो इंटीग्रल मिला था, उसमें से स्पिन पार्ट को हमने स्किप कर दिया यदि, तो कौन कौन से पार्ट बचेंगे। इक्वेशन नंबर 6 में स्पिन पार्ट स्किप कर दिया तो बचेगा वाइब्रेशनल पार्ट और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट। तो क्या बचा हमारा, इंटीग्रल ऑफ साई डैश वी स्टार साई वी डी टाउ एन, इंटीग्रेशन ऑफ साई डैश ई स्टार म्यू ई साई ई डी टाउ ई, ये है इक्वेशन नंबर 7। द इंटीग्रल
psi e dash star mu is psi e d tau e is called transition dipole surface. इस इंटीग्रल को ट्रांजिशन डाइपोल सरफेस भी कहते हैं. देखिए क्वांटम केमिस्ट्री समझने में टफ होगा. यदि आपको अभी भी इक्वेशन समझ में नहीं आया होगा तो आप पीछे जा करके फिर से बैक करके आप इस लेक्चर को फिर से सुन सकेंगे तो आपको क्वांटम मैकेनिकल कंसेप्ट भी इसका समझ में आएगा. क्योंकि ये टफ़ है तो मेरा आपको एडवाइस है कि इस पार्ट को, ये जो पिछले 10 से 15 मिनट का टाइम है, इसको रिपीट करके आप सुनेंगे तो ये आपको क्लियरली समझ में आएगा. तो यहाँ पर जो इंटीग्रल है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट का जो इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन ऑफ साई ई डैश स्टार म्यू ई साई ई डी टाउ ई, इसे कहते हैं ट्रांजिशन डाइपोल सरफेस. इट्स फैक्टराइजेशन वुड बी एग्जैक्ट ओवर द स्पेशल कोऑर्डिनेट्स. स्पेशल कोऑर्डिनेट्स क्या है? डी टाउ ई के थ्रू स्पेशल कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट किया गया है. इफ़ द इलेक्ट्रॉन्स वुड नॉट डिपेंड ऑन द न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट. यदि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट पर डिपेंड नहीं करता है तो ट्रांजिशन डाइपोल सरफेस का जो इंटीग्रल है, ये जो इंटीग्रल है उसका फैक्टराइजेशन की वैल्यू एग्जैक्ट आपको मिलेगी. लेकिन ऐसा होता नहीं है. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करता है. इट डज डिपेंड ऑन द न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट्स. हाउएवर इट इज़ अ फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट. तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करते हैं. तो ये जो इंटीग्रल है न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन है. बट दिस डिपेंडेंस इज जनरली क्वाइट स्मूथ, देयरफॉर इट इज़ नेग्लेक्टेड. तो अब आपको एग्जैक्ट इंटीग्रल चाहिए तो हमें ये मानना पड़ेगा कि वो न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड नहीं करता है. और हम ये फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल में अप्रॉक्सीमेशन लेके चलते हैं कि वो इस पर डिपेंड नहीं करता है. क्यों? क्योंकि ये जो डिपेंडेंस है वो स्मूथ होता है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, इस डिपेंडेंस को. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस. The value of probability amplitude for transition P. जो probability amplitude है ट्रांजिशन के लिए, इक्वेशन नंबर 2 में आपने ये फैक्टर को देखा था P, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं. इज़ डिटरमाइंड बाय ऑल द सिलेक्शन रूल्स. P की वैल्यू सभी सिलेक्शन रूल्स पे डिपेंड करती है. बट स्पिन सिलेक्शन रूल कॉन्ट्रीब्यूट्स द लार्जेस्ट. कॉन्ट्रीब्यूशन किसका ज़्यादा होगा? लेकिन स्पिन सिलेक्शन रूल का, फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉनिक सिलेक्शन रूल. अब ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल या इलेक्ट्रॉनिक सिलेक्शन रूल का कंट्रीब्यूशन कम होगा. जो पिछला आपने इक्वेशन देखा था वहाँ पे एक फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल फैक्टर देखने को मिला था आपको. उसके अलावा फ्रैंक कोंडोन फैक्टर के अलावा क्या था? स्पिन सिलेक्शन रूल था, ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल था. तो फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल में तीनों फैक्टर्स आ जाते हैं. अब ट्रांजिशन की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड P, वो सिलेक्शन रूल पे डिपेंड करती है. लेकिन कौन सा सिलेक्शन रूल इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है? स्पिन सिलेक्शन रूल. और इलेक्ट्रॉनिक या जो ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल है उसका कंट्रीब्यूशन कम होता है. इस टेबल में आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिशंस को रिप्रेजेंट किया गया है. और ट्रांजिशन के साथ साथ सेकंड कॉलम में रेंज ऑफ एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट एप्सिलॉन की वैल्यू को रिप्रेजेंट किया गया है. उसका यूनिट मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स लिया गया है. स्पिन एंड ऑर्बिटली अलाउड. यदि ट्रांजिशन स्पिन सिलेक्शन रूल और ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल दोनों के अकॉर्डिंग अलाउड है तब एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट का रेंज क्या होगा? 10³ to 10⁵. बहुत बड़ी वैल्यू है. सेकेंड पॉइंट है स्पिन अलाउड बट ऑर्बिटली फॉरबिडन. तो अभी हमने ऊपर के टेबल में क्या देखा कि स्पिन सिलेक्शन रूल का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल. और यहाँ पे जो सेकंड ट्रांजिशन की हम बात कर रहे हैं वो स्पिन अलाउड है लेकिन ऑर्बिटली फॉरबिडन है. तो इसकी जो एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट एप्सिलॉन की वैल्यू रेंज करेगी 10⁻0 मीन्स 1 to 10⁻3 10³ तक, यानी 1 to 1000. जबकि स्पिन फॉरबिडन बट ऑर्बिटली अलाउड यदि ट्रांजिशन है तो उसका एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट रेंज करेगा 10⁻⁵ to 10⁻0 तक. यहाँ इस एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू देख करके भी हमें क्लियरली समझ में आ जाता है कि ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल का कंट्रीब्यूशन कम है एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट के लिए, जबकि स्पिन सिलेक्शन रूल का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है. अब प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड P अगर स्पिन सिलेक्शन रूल पे डिपेंड करता है तो प्रोबेबिलिटी ट्रांजिशन की ज़्यादा होगी. ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा तो एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू ज़्यादा होगी. इसलिए एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू से आप इस फैक्ट को क्रॉस चेक कर सकते हैं जो कि इस टेबल में दिख रहा है.
ये रेफरेंसेस हैं। थैंक यू।